हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग शेप्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी फर्दर कुछ शेप्स बची हुई हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। द लास्ट शेप विच वी डिस्कस वाज AB6, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। अब इसके बाद आती है बच्चों, नेक्स्ट आती है AB5L। AB5L का मतलब A सेंट्रल एटम, B 5 सराउंडिंग एटम्स हो गए या बॉन्ड पेयर्स हो गए और एक लोन पेयर है। तो वही पहले ऑक्टाहेड्रल बनाया, सेम शेप तो सेम रहेगी। चारों ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर 4B लग जाएंगे। ये 4B लग गए। अब एक बी जो बचा वो चाहे प्लेन के ऊपर लगा दीजिए चाहे प्लेन के नीचे, और लोन पेयर दूसरी जगह आ जाएगा। मतलब अगर आप एक बी प्लेन के ऊपर लगा रहे हो तो लोन पेयर नीचे आ जाएगा प्लेन के, और या बी प्लेन के नीचे लगा रहे हो तो ए लोन पेयर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो सपोज ये लोन पेयर प्लेन के ऊपर आ गया और ये आपका बी नीचे आ गया, और शेप हो गई ये स्क्वायर पिरामिडल। दिस शेप इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद हमारी आ जाती है AB4L2। AB4L2 मतलब दो लोन पेयर हो जाएंगे, चार बॉन्ड पेयर या चार सराउंडिंग एटम्स और ए सेंट्रल एटम है ही। तो इसमें फिर से हमने ये स्क्वायर बनाया, सेंटर में ए आ गया, चारों कॉर्नर्स पर बी आ गए। अब जो दोनों एक्सियल पोजीशंस हैं ऊपर नीचे, जो प्लेन के परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते हैं उनको एक्सियल बॉन्ड्स कहा जाता है, और जो प्लेन में बॉन्ड्स होते हैं उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर जो बॉन्ड्स हैं उन दोनों जगह पे दो लोन पेयर आ जाएंगे, और इस शेप का नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है AB7। AB7 में एक रेगुलर पेंटागन होता है प्लेन में। देर इज़ अ रेगुलर पेंटागन, उसकी सेंटर पे ए हो गया, पांचों कॉर्नर्स जो पेंटागन के हैं पांचों जगह बी लग जाएगा, ये लग गया। और एक बी प्लेन के ऊपर एक बी प्लेन के नीचे, मतलब ये वही दो एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो देर आर 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स। और इसकी शेप बच्चों कहलाएगी, इट इज़ नोन एज पेंटागनल बाइपिरामिडल। इसको पेंटागनल बाइपिरामिडल कहते हैं। तो ये शेप हो गई। इसके बाद आ जाता है AB6L। ये एक इंटरेस्टिंग शेप है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल लिखवाई थी आपको। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि पहले तो आपने ये स्क्वायर बना दिया, यहाँ सेंटर में ए लग गया, चारों कॉर्नर्स पर 4B लग जाते हैं। अब एक बी प्लेन के ऊपर है और एक भी प्लेन के नीचे है, लेकिन एक लोन पेयर भी है। तो ये जो लोन पेयर होता है ये फिक्स नहीं होती इसकी पोजीशन, ये डीलोकलाइज रहता है। कभी ये प्लेन के ऊपर चला जाता है, कभी प्लेन के नीचे चला जाता है। तो अगर ये प्लेन के ऊपर जाएगा तो उस वाले बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, परपेंडिकुलर रहने की बजाय 90 डिग्री रहने की बजाय थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। और अगर नीचे चला जाएगा लोन पेयर तो वो वाला बॉन्ड टिल्ट हो जाता है। तो जैसे ऊपर चला गया, नीचे वाला तो स्ट्रेट है, 90 डिग्रीज पे ही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। लेकिन अगर लोन पेयर ऊपर है, यहाँ पर प्लेन के ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर वाला बॉन्ड जो है वो टिल्ट हो जाता है, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। इट इज़ नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपकी शेप्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। इस तरीके से हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आ जाए। तो वी हैव ड्रॉन ऑल द शेप्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। इसके बाद हमने शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स बनाने सीख लिए। अब हम इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, देख लें, समझ लें ध्यान से। मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ unequal energy, mixing up of orbitals of unequal energies and different shapes to give rise to a new set of orbitals
to give rise to a new set of orbitals which are equal in energy and similar in shapes. इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है. जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी तो हमने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ी थी. ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो होती है वो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही होती है, बट एक ही एटम के खुद के अंदर अगर मिक्सिंग हो जाए ऑर्बिटल्स की तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. तो एक ही एटम के अंदर के जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी शेप्स और एनर्जीज अलग अलग होती हैं वो आपस में मिक्सअप कर जाते हैं और मिक्सअप करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देते हैं जो कि सिमिलर इन एनर्जी और सेम इन शेप्स होते हैं. उनकी एनर्जीज भी सेम होती है सारों की और शेप्स भी सेम होती हैं. अब इसको समझते हैं बच्चों बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ CH4. CH4 होता है मीथेन. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. कन्फिग्रेशन होती है 1s2, ये 1s हो गया. 2s2, 2p2, ये कन्फिग्रेशन है. अब यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कार्बन आपको मालूम है अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल में तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब कार्बन जो है लेकिन यहाँ दो अनपेयर्ड है तो दैट मीन्स इट शुड फॉर्म 2 बॉन्ड्स ओनली. कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, लेकिन आप जानते हो ये बात कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, टेट्रावेलेंट होता है. तो एक्चुअली कार्बन कभी भी ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता है, एक्साइटेड स्टेट में करता है. तो ये क्या करेगा, ये अपने 1s को तो ऐसे ही रखेगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट कर देता है. तो ये एक्साइट हो गया. सो नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p के ऑर्बिटल्स हो गए. अब चारों हाइड्रोजन्स आ जाएंगे जिनकी कन्फिग्रेशन 1s1 है. ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा और ये चौथा हाइड्रोजन हो गया. अब कार्बन के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं. मैंने स्पिन्स उल्टी बनाई हैं. तो 1 2 3 4 ये चारों बॉन्ड्स बन जाते हैं इससे. अब ये चारों बॉन्ड्स जब बन गए तो देखिए क्लियर है कि ये वाला बॉन्ड बन रहा है 2p और 1s के बीच में, ये वाला भी 2p और 1s के बीच में, ये वाला भी 2p और 1s के बीच में. ठीक है, तो ये तीनों बॉन्ड सिमिलर होंगे. और ये वाला जो है 2s और 1s के बीच में बन रहा है तो ये डिफरेंट होगा इन तीनों से. मतलब CH4 में अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें, जब हम सेम या डिफरेंट कह रहे हैं तो क्या चीज़ सेम और डिफरेंट होगी. हमें थ्योरेटिकली हमें 3 बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम मिलनी चाहिए क्योंकि वो 2p1s 2p1s और 2p1s के बीच में बन रहे हैं. और कोई भी एक बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बाकी तीनों से अलग आनी चाहिए क्योंकि वो 2s और 1s के बीच में बन रहे हैं. लेकिन जब हम प्रैक्टिकली मेज़र करते हैं तो चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो सेम आ जाती हैं. ऑल द 4 बॉन्ड लेंथ्स कम आउट टू बी सेम. अब इससे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा. इस थ्योरी के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से चारों जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए. 3 सेम होनी चाहिए, एक डिफरेंट होनी चाहिए. लेकिन चारों सेम होने का मतलब होगा क्या कि हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने से पहले कार्बन के चारों ऑर्बिटल, एक 2s और 3 2p जो 3 है, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं. मिक्सअप होके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं. इन चारों की एनर्जीज और शेप्स जो हैं वो सेम होती हैं. फिर वो ओवरलैप करते हैं चारों हाइड्रोजन के साथ तो चारों बॉन्ड सिमिलर बन जाते हैं. अब देखिए क्लियरली एक s और 3p मिक्सअप हो रहे हैं तो ये कहा जाता है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है क्योंकि एक s और 3p मिक्सअप हो रहे हैं. सो वी से दैट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3. अब किस तरीके से sp3 होती है देखें. जैसे एक s की शेप ये हो गई, एक px, ये px हो गया, एक py, ये py हो गया और एक pz. तीनों p एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे बना दिए जाते हैं. तो ये हो गया s, ये हो गया px, py और pz. ये मिक्सअप हो गए
कितने मिक्सअप हुए टोटल ऑर्बिटल्स? 4 मिक्स हुए तो 4 ही नए बनेंगे, 4 नए बनते। उन चारों की शेप्स और एनर्जीज सेम होती। तो अब क्या होता है यहाँ पर कि जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें वो क्या क्या शेप बनाएंगे। याद रखें कि बिकॉज देर आर 3 p ऑर्बिटल्स एंड 1s, तो जो फाइनल चारों ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें 75% p कैरेक्टर होगा और 25% s कैरेक्टर होगा। s 1/4 है तो 1/4 का मतलब 25% हो गया, और p 3/4 है मतलब 3/4, तो 75% p कैरेक्टर होगा। तो जो नए चारों ऑर्बिटल बनेंगे उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की। ये हो गई 1, एक बन गया, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप्स, और इन चारों का नाम ही sp3 होता है। तो ये बन जाते हैं। अब 4 नए sp3 बन गए, ये हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और वो बना लेते हैं, दे फॉर्म बॉन्ड्स, और चारों बॉन्ड्स की जो लेंथ्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सेम हो जाती हैं। तो ऐसे एक्सप्लेन होता है ये हमारा। दिस इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग अप हो गई, ओवरलैपिंग नहीं हुई। ओवरलैप तो बाद में कर रहे हैं, ये चारों ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के 1s के साथ। पहले ये आपस में चारों मिक्सअप होके 4 नए बना लेते हैं, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बच्चों। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो देखने जा रहे हैं। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी वो देखिएगा। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विच इट इज़ फॉर्मिंग। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लिखेंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन HB लिखते हैं ऑफ कार्बन, और यहाँ पे शेप आ जाएगी कि शेप क्या होगी। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है और शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो sp हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन और शेप हो जाएगी लीनियर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सपोज अभी हमने बात किया था CH4 के बारे में। तो CH4 में देखें क्लियरली कार्बन जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। जैसे C2H6 इथेन की बात करें तो यहाँ पे दोनों कार्बन्स की अलग अलग बतानी पड़ेगी आपको। तो इस कार्बन की देखें, इट इज़ फॉर्मिंग 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसका मतलब इसकी sp3 हो गई। ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है तो इसकी भी sp3 हो जाएगी। इथीन की बात करें, इथीन होता है C2H4, डबल बॉन्ड होता है, तो ये आ गए 4 H लग गए यहाँ पे, 2 इधर और 2 इधर। अब देखें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ये बना रहा है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाए हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगी। सिमिलरली इथाइन C2H2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 तो पाए हो गए, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई, और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। तो ऐसे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की हेल्प से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। जैसे ये कंपाउंड आ जाए ये कंपाउंड आ गया आपके पास। अब सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो इसकी हो जाएगी बच्चों sp3, इसकी हो जाएगी sp2, इसकी हो जाएगी sp2, इसकी हो जाएगी sp, और इसकी हो जाएगी sp। तो एक ही कंपाउंड के अंदर सारी हाइब्रिडाइजेशंस भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से पता लगाते हैं, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड्स तो sp होती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्बिटल्स ऑफ, ये तो फिर से डेफिनेशन ही है, अनइक्वल एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स mix up to give rise to a new set of orbitals having equal energies and similar shapes। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पहली हो गई, पता ही है ये तो। सेकंड याद रखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स produced after hybridization is equal to number of orbitals participating in hybridization। हमेशा जितने मिक्सअप होंगे उतने ही नए प्रोड्यूस होंगे। ये 4 मिक्सअप हुए थे, 4 ही नए बने। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स only form sigma bonds and never form pi bonds। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कभी भी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाते हैं बच्चों। इसके बाद फोर्थ है bonds formed by hybridized orbitals are stronger as the extent of overlap is higher। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई जो हमने बात करी। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स अदर दैन कार्बन। तो कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड्स अगर आ जाते हैं तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप H कैलकुलेट करोगे। जो पिछली वीडियो में आपको H कैलकुलेट करना सिखाया था, यू विल कैलकुलेट H और H की वैल्यूज से हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। जैसे H की वैल्यू 2 है तो sp3 है तो sp2 4 है तो sp3 5 है तो sp3d 6 है तो sp3d2 7 है तो sp3d3, ऐसे हम पता लगा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेता है, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 का पहले H निकाल लो आप। तो H बराबर हो गया हाफ सेंट्रल एटम फॉस्फोरस 5 मोलोवेलेंट माइनस केटायन प्लस एनायन 0 ही है, 5 आ गया। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। तो अब आप एक्सप्लेन कर दोगे कि फॉस्फोरस जो है उसके एक s 3p ऑर्बिटल्स और एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। कैसे कर रहे होते हैं वो आप समझा सकते हो थोड़ा सा एग्जामिनर को। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 3 ही अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या करता है, ये अपने एक s इलेक्ट्रॉन को d में शिफ्ट करा देता है ऐसे। तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3, वो तो वही रहे, और एक 3d में डाल देता है 3d1।
अब ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक S 3P और एक D, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इस तरीके से। ठीक है जी। तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो 2 मार्क्स में अगर आ जाए तो, कि इतने S इतने P, पहले रफ में ये फॉर्मूला लगा के हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो रफ में साइड में कहीं, फिर सारा एक्सप्लेनेशन दे दो इस तरीके से। तो ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।